कल की क्लास में हम लोग ने समझा था कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है ना। एक बार मैं आपको रिवाइज करता हूं। मैंने कहा रैंडम एक्सपेरिमेंट से दो एक्सपेरिमेंट क्रिएट किए जाएंगे, एक ए और एक बी, ठीक है। रैंडम एक्सपेरिमेंट से आपको दो एक्सपेरिमेंट दिए जाएंगे, एक ए दिया जाएगा और एक बी। इन दो एक्सपेरिमेंटों में से एक एक्सपेरिमेंट हो चुका रहेगा और अगला होना रहेगा। रैंडम एक्सपेरिमेंट में से दो एक्सपेरिमेंट आपको दिए जाएंगे, एक एक्सपेरिमेंट हो चुका रहेगा, आप बोल सकते हैं गिवन दैट रहेगा। क्या रहेगा? गिवन दैट रहेगा, जिसको आप डन बोल सकते हैं, डन रहेगा, ठीक है। और एक एक्सपेरिमेंट क्या रहेगा? प्रोसेस में ना, एक एक्सपेरिमेंट प्रोसेस में रहेगा, फाइंड करने को बोलेगा, ठीक है। अगर आपको रैंडम एक्सपेरिमेंट से दो एक्सपेरिमेंट दिए जाएं, एक गिवन दैट हो, डन हो, और एक प्रोसेस में हो, फाइंड करना हो, ठीक है, तो जो इसकी प्रोबेबिलिटी होती है, ठीक है, एक डन हो, एक गिवन दैट हो, अगला प्रोसेस में हो, फाइंड करना हो, इसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है, इसी को कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, सप्रतिबंध प्रायिकता बोलते हैं। और इसको हम किससे? डन वाले को नीचे, प्रोसेस वाले को, फाइंड करने वाले को ऊपर, ऐसा करके क्या करते हैं? डिनोट करते हैं, रिटेन करते हैं, लिखते हैं, ठीक है। और ये आपका प्रोबेबिलिटी, आप ये जो ए अपॉन बी है, इसका फार्मूला हमने क्या समझा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन नीचे डन वाली प्रोबेबिलिटी होती है, समझे। अब ये सपोज आपका ऐसे हो जाए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए ऐसा रिटर्न कर दिया जाए, नो प्रॉब्लम। जो नीचे है वो देखो, डन वाला हमेशा नीचे आएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो ए है, तो ए की प्रोबेबिलिटी नीचे चली जाएगी, और यहाँ पे ऊपर क्या हो जाएगा? इंटरसेक्शन किसका? बी इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा? ए, जिसको आप आगे चल के क्या बोलते हो? ए इंटरसेक्शन बी ही बोलते हो। समझ गए बात को? सर जैसे ए इंटरसेक्शन बी को भी बी इंटरसेक्शन ए बोल सकते हैं। हाँ, और क्या विचार? हाँ, विचार सेम थिंग। इंटरसेक्शन ए और बी में कॉमन, बी और ए में कॉमन का मतलब सेम ही तो हुआ। ए और बी में जो कॉमन होगा वही बी और ए में कॉमन होगा, विचार सेम थिंग। तो दोनों को आप मतलब उल्टा समझ रहे ना, राइट लेफ्ट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो यहां तक बात समझ में आ गई कि नहीं? तो अगर रैंडम एक्सपेरिमेंट से आपको दो इवेंट दिए जाए, एक डन हो चुका रहे, गिवन दैट रहे, और अगला प्रोसेस में लगा रहे, फाइंड आउट करना हो, तो जो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी वो किस नाम से जानी जाती है? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के नाम से जानी जाती है। और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को हम ऐसा डिनोट करते हैं, ठीक है, ऐसा डिनोट करते हैं। और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का ये फार्मूला बनता है, ठीक है। क्योंकि आप जानते हो, क्या जानते हो? आप जानते हो अगर कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट है, क्या है? अगर कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट है और रैंडम एक्सपेरिमेंट में कोई इवेंट ए है, तो इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी कैसे लिखी जाती है? प्रोबेबिलिटी आप ए करके लिखी जाती है कि नहीं? अगर एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है और एक इवेंट ए है, तो इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी कैसे लिखी जाएगी? ऐसे लिखी जाएगी। ऐसे रैंडम एक्सपेरिमेंट से अगर दो इवेंट है, तो पहली बात ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहलाएगी। और इसको लिखने का क्या तरीका है? जो गिवन दैट हो उसको नीचे कर लो, जो फाइंड आउट करना हो उसको ऊपर कर लो, और प्रोबेबिलिटी लगा दो। तो आप ऐसे डिनोट करोगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को, और इसका फार्मूला ये बना करता है। और ये चीज कैसे एक दूसरे के इक्वल है हमने बताया आपको, ठीक है। इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालो और इसको डायरेक्टली निकालो, तो ये दोनों की वैल्यू हमेशा क्या आया करती हैं? सेम आया करती हैं। दैट मींस ये दोनों एक दूसरे के क्या हुए? इक्वल। क्लियर है बात? अब हम आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आगे जो है बात बढ़ाते हैं। जो क्वेश्चंस आप नहीं सॉल्व कर पाए हैं उन क्वेश्चनों को हम आपको बताते हैं, ओके। देखिए क्वेश्चन क्या है, आपने यहाँ पे टिक लगाया है, ऐसे आप डेली जो है टिक लगाए रहें, ठीक है। जो भी क्वेश्चन बता दिए जाए उसके आगे के क्वेश्चन आप खुद से ट्राई कर रहे हैं ना, अगर आप सफलता चाहते हैं तो। क्वेश्चन नंबर 4 बताना है ना,
तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ध्यान दीजिए। इतना बड़ा उठाना थोड़ा सा कठिन है, तो मैं एक काम करता हूं, इसको मोबाइल में, ठीक है। सर कल लिए थे, देखो होगा डिलीट कर लिए नहीं अभी तो आप टिक लगाए हो ना, बस बस लीजिए, आप अपने सामने रखिएगा ताकि जो दिक्कत हो हमें बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, सभी बच्चे ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल क्या है, आप भी देखते रहिए। टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, है ना, इक्वल टू क्या है 5/13 ना, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी क्या गिवन है 2/5। अपने को देखो फाइंड क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी अपने को निकालना है, इसकी वैल्यू अपने को चाहिए है, बताओ ना। क्वेश्चन हमने सही रिटर्न किया है, देखिएगा। टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 5/13 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी की वैल्यू 2/5 है, आपको क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी निकालना है। तो आपको जो निकालना है थोड़ा सा उसको लो, आपको क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी निकालना है। इसका फार्मूला क्या होता है जरा बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का फार्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। हम इसकी वैल्यू निकाल क्यों नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी नहीं है, बाकी हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है। देखो ना प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू क्या है, देखो ना 5/13 है कि नहीं, और टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू बी क्या है 5/13 है, तो यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या निकल जाएगा 5/26 निकल जाएगा सर, तो इस तरह से नीचे चला जाएगा। और कैसे 2x बराबर 5, तो x बराबर 5/2, सर ये थोड़ा नहीं है, समझे? समझ में आ गया, चलिए कोई बात नहीं आया कोई बात नहीं। अब आप ध्यान रखिए, तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो गया इतना, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना हो गया 5/13, ओके। अब यहां से इंटरसेक्शन निकलेगा, क्योंकि इसका फार्मूला आप जानते हैं, ये क्या है, दिस इज अ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्या फार्मूला होता है, प्रोबेबिलिटी अपॉन ना नीचे वाले की प्रोबेबिलिटी, है ना, बताओ ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे कि नहीं, तो 2/5 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ना, बोलो, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू क्या गिवन दैट है, यहां देख लो ये ना, तो यहां पे प्रोबेबिलिटी आप देखो 2/5 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू क्या है, लुक हियर 5/13, यहां तक आया। अब आपको देखो, अब आपको इसकी वैल्यू मालूम हो गई कि नहीं, बोलो, अब तो मालूम हो गई ना। आपको क्या मालूम हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, जब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ तो किसकी वैल्यू मालूम हुई आपको, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की मालूम हो गई। क्या वैल्यू आई वहां से देख लो, 2/5 इंटू 5/13 है ना, 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, 5/26 प्लस 5/13 माइनस 2/13, ये क्या हो जाएगा 5 में 2 सब्ट्रैक्ट कर लोगे क्या आएगा 3/13 आएगा। एलसीएम लो, 26 और 13 का एलसीएम 26, 5 13 2 या 26, 2 आएगा, 2 का मल्टीप्लाई कर दो 11/26, योर आंसर। ये क्या आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। एक बात और यहां पे कंसीडर करते चलो, क्या कि जो फार्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का, वही फार्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का होता है। सपोज यहीं पे क्या हो जाए, इंटरसेक्शन हो जाए, तो यहां पर क्या हो जाएगा, यूनियन हो जाएगा। इस बात को हमेशा याद रखो,
जैसे हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का जानते हैं, वहीं पे इंटरसेक्शन का भी हो जाता है। ऐसे सोचो भाई, यहाँ पे क्या था, इंटरसेक्शन था, तो इंटरसेक्शन यहाँ चला आएगा, यूनियन वाला वहां चला जाएगा, तो विचार सेम फार्मूला की नहीं, ऑलवेज रिमेंबर। ओके, ये क्वेश्चन अब नेक्स्ट टाइम आपसे हो जाएगा। ओके, अब मैं अगला क्वेश्चन बताता हूँ, 5 वाला आया, नोट तो नहीं करना है, चलिए हो जाएगा। अच्छे से देखिए, समझ लीजिए, नोट करने पे ज्यादा यहाँ पे फोकस ना करिए, क्योंकि वीडियो आपके पास रहता ही है। अगर कोई समस्या आएगी दोबारा नहीं लगा पाइएगा तो देख लीजिएगा, ठीक है। यहां पर केवल आप जो है समझने का प्रयास करिए अच्छे से, ठीक है। अब आइए अगले प्रश्न को आपको समझाते हैं, जो आपको अगला प्रश्न नहीं आया है। देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है, 0.5 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ना, क्या ज्ञात करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी ज्ञात करना है ना, ठीक है, बहुत ही प्यारा प्रश्न ना। आपको क्या देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आपके पास 0.5 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या है अपने पास, ये है। आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी फाइंड करना है, तो भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी का फार्मूला आप जानते हैं क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। देखिए, इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी आपको क्या दिया है, 0.32 और यहाँ पे बी का 0.5। बताओ, यहां देखो 2 अंक पहले पॉइंट लगा है और यहाँ पे 1 अंक पहले ना, तो अगर इसका हम पॉइंट हटा लेते हैं, इसका पॉइंट हटा लेते हैं, और यहाँ पे 2 अंक पहले है ना, और यहाँ पे 1 अंक पहले, तो ये पॉइंट यहाँ खिसक आएगा, 3.2 हो जाएगा। बताओ, इसका पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पे 1 डिजिट पहले है और यहाँ पे 2 डिजिट पहले, तो इसका पॉइंट हटेगा तो ये पॉइंट यहाँ चला आएगा, समझ गए। अब आपको जो है डिवाइड करना, डिवाइड कर दीजिए ना, 5 5 30, कितना बचा, 2 बचा, 5 और 20, ये लेकिन 0.64 आएगा आंसर, क्योंकि ये देखो जो पूरे में डिवाइड करोगे ना 5 का, तो पॉइंट को लेकर डिवाइड किया, तो इसलिए पॉइंट पहले लगा दो। 5 30, उसके बाद 2 बचा था, 5 और 20, तो ये क्या हो गया आपका आंसर। ये क्वेश्चन तो बहुत आसान था सर, इसमें ए नहीं ज्ञात करना था ना, ये प्रोबेबिलिटी ए नहीं, हम सोचे ये भी तो हमें तो देखो यही फार्मूला बनता है, एक ही तो हमें कोई आवश्यकता ही नहीं है। हमेशा जो ज्ञात करना है, जो फाइंड करना है, पहले उसका फार्मूला तो रिटर्न कर लो, जान तो जाओ कब ज्ञात करना है। बगैर उसका फार्मूला देखकर ही जान गए कि ए नहीं है तो नहीं हो पाएगा, कैसे। हमेशा जो ज्ञात करना हो, फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसका फार्मूला रिटर्न करें, देन आफ्टर कोई डिसीजन ले आप। बताइए, क्लियर है। अब अगला प्रश्न, यहां तक ट्राई किए थे आप, अच्छा वाला भी लगा लिया, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया है, गुड। अब आगे देखिए, देखिए 7 वाला प्रश्न, देखिए 7 वाला क्या है, एक पासे को फेंका जाए, परिणाम एक विषम संख्या है, तो इसके अभाज्य होने की प्रायिकता ज्ञात करो। एक पासे की फेंक में परिणाम क्या है, एक विषम संख्या है, परिणाम एक विषम संख्या है, तो इसके अभाज्य होने की प्रायिकता बताओ, ठीक है। तो आपको इसमें क्या ज्ञात है, क्या गिवन दैट है, क्या फाइंड करना है, ये समझ में आ रहा है। एक पासा फेंका जाता है, एक पासे के फेंक में परिणाम एक विषम संख्या है, ये क्या है, ये ज्ञात है, ये गिवन दैट है, और आपसे क्या बोल रहा है, इसके अभाज्य होने की प्रायिकता बताओ, इसके अभाज्य होने की प्रायिकता बताओ ना। तो एक पासा फेंका गया, ये एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है, एक रैंडम एक्सपेरिमेंट से 2 एक्सपेरिमेंट मिल रहे हैं ना। एक पासा फेंकने पर जो परिणाम है एक विषम संख्या है,
ये आपको गिवन दैट है। अभाज्य, अभाज्य होने की आपको क्या बतानी है, प्रायिकता बतानी है ना। अभाज्य होने की प्रायिकता बतानी है, इसके अभाज्य होने की प्रायिकता बतानी है। तो पहली बात, अगर हम एक पासा फेंकेंगे तो 1 में से भाई 6 ना, 6 में से कोई एक नंबर आएगा, सही है कि नहीं। लेकिन आपको यहाँ पे क्या गिवन क्या है, गिवन के लिए देखो ना, गिवन दैट है। आप यहाँ पे बात समझो, जो गिवन दैट है विषम संख्या, परिणाम क्या है, विषम संख्या। तो विषम संख्या होने की घटना, ऐसे आप देखो ना, विषम संख्या होने की क्या यार, घटना। यहाँ पे लिखोगे ना, माना, गिवन दैट में क्या लिखोगे, माना विषम संख्या होने की घटना ए है। क्या है, ए है। तब बताओ, तब ये ए बराबर क्या हो जाएगा, विषम संख्या। बताओ ना, विषम संख्या क्या होती है, 1 3 5। 1 3 5। तो विषम संख्या होने की घटना ये हो गया। ये गिवन दैट में बोला है कि नहीं, एक पासे के फेक में परिणाम विषम संख्या है, परिणाम विषम संख्या है, तो मतलब जो रहेगा सब तीनों, मतलब हाँ एक विषम, मतलब और क्या, जितनी विषम संख्याएं सारी ना, एक थोड़ी हैं, जितनी विषम संख्याएं, इसका कहने का मतलब ये है। क्या तक आया बात। फिर कह रहा अभाज्य होने की प्रायिकता, अभाज्य होने की प्रायिकता, किसकी प्रायिकता पूछ रहा है, जिसकी प्रायिकता पूछेगा, जिसकी प्रायिकता पूछेगा वो फाइंड करने वाला होगा, वो घटना क्या होगी, फाइंड करने वाली, ज्ञात करने वाली, प्रोसेस वाली, ठीक है। तो यहाँ पे ज्ञात करने वाला क्या समझ गए ना, फाइंड करने वाला क्या समझ गए, फाइंड करने वाला इवेंट क्या समझ गए। यहाँ पे गिवन दैट लिखना, यहाँ पे फाइंड वाला, फाइंड वाले के लिए क्या करोगे, माना, माना क्या, अभाज्य, अभाज्य संख्या होने की, माना अभाज्य संख्या होने की घटना बी है। तब बताओ, तब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, सॉरी, तब बी वाला क्या होगा, बी वाले नंबर्स क्या क्या होंगे, अभाज्य, अभाज्य संख्या जानते हो, जो कट जाए, ठीक है, जो एक और स्वयं से कट जाए, जो एक और स्वयं से कट जाए उसे हम क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या बोलते हैं। प्राइम नंबर ना, कैंसिल आउट बाय वन एंड इटसेल्फ, जो स्वयं से कैंसिल आउट हो जाए और वन से हो जाए, ठीक है। तो अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख लिया जाएगा, 2, उसके बाद 3, उसके बाद 5, ठीक है, उसके बाद 7, लेकिन 7 तो है ही नहीं, तो 2 3 5 7, समझ गए, ये क्या थी, अभाज्य संख्या। बोलो, आपको इसी की अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता बतानी भी है। तो अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता बतानी है जब आपको विषम संख्या होना गिवन दैट है। बी आपको फाइंड करना है, बी आपको क्या करना है, फाइंड, बी आपको फाइंड करना है जब ए गिवन दैट है ना, बी आपको फाइंड करना है जब ए गिवन दैट है। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या था ये ना, रैंडम एक्सपेरिमेंट से देखो 2 एक्सपेरिमेंट क्या किए गए, क्रिएट किए गए, एक गिवन दैट है और एक फाइंड करना है। तो ऐसा ही तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहलाता है। अब यहाँ पे भले नहीं बोला है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, सापेक्षिक प्रायिकता भले नहीं बोला है, लेकिन तुम जान गए कि नहीं है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का, ये जानना बड़ी बात है बच्चों। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे फाइंड करने वाले को क्या करते हैं हम ऊपर, और गिवन दैट वाले को नीचे, ये जान ही गए हो। अब यहाँ पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्या फार्मूला होता है आपको पता है, हमें इसके इंटरसेक्शन की आवश्यकता पड़ेगी ना, और नीचे गिवन दैट वाले की प्रोबेबिलिटी की आवश्यकता पड़ेगी, यही तो होता है। तो एक काम करो, क्या ए और बी का इंटरसेक्शन लो, ए और बी का इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का क्या मतलब है, इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन। तो ए और बी में क्या कॉमन है, 3 5, ठीक है। तो 3 5 यहाँ पे क्या करोगे, ले लोगे, ठीक है। अब इसकी क्या निकालोगे,
प्रोबेबिलिटी निकालोगे ना, Yes. तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी बोलो? सर 2/6 2/6, यस ना, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, संभव स्थिति बटे कुल स्थिति। संभव स्थिति कितनी है? 2, और कुल 6। कुल का मतलब यस से होता है, ठीक है। और इसके बाद क्या करोगे? बी की कौन गिवन दैट है बताओ, कौन गिवन दैट है यहाँ पर? तो जो गिवन दैट है उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ती है कि नहीं बताओ? क्योंकि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है? इंटरसेक्शन अपॉन गिवन दैट ना, इंटरसेक्शन अपॉन गिवन दैट होता है ना प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पे ए गिवन दैट है, तो ए का क्या होगा बताओ? 3/6। 3 क्या होगा? 6। समझ में आया? अब अपने को देखो, अपने को क्या निकालना है बताओ? अपने को क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी आप क्या निकालना है बताओ? बी अपॉन ए। इसका फार्मूला क्या होता है? इंटरसेक्शन ना, इंटरसेक्शन अपॉन किसका? जो नीचे हो उसकी प्रोबेबिलिटी। ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन ए का मतलब सेम ही है, तो क्या हो जाएगा? ऊपर क्या हो जाएगा बताओ? यहाँ पर, वहां पर 2/6 और यहाँ नीचे 3/6। देखो 6 से 6 कैंसिल, तो क्या आंसर आया? देखो आ रहा है, समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं बताओ? इसमें आपको क्या करना पड़ेगा? पहले ये जानना पड़ेगा कौन गिवन दैट है और कौन फाइंड आउट। तो कितना प्यारा क्वेश्चन था, एक पासे के फेक में ना परिणाम विषम संख्या है ना, तो अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता बताओ ना। प्रायिकता ज्ञात करने वाले के साथ जो बोला रहेगा, ज्ञात करने वाले के साथ जो बोला रहेगा वो फाइंड आउट करने वाला होगा, ज्ञात करने वाला होगा, और उसके पहले जो इवेंट बोला रहेगा वो गिवन दैट होगा। समझ गए? क्लियर है बात? ओके, क्वेश्चन अब आप नेक्स्ट टाइम बन जाएगा कि नहीं आपसे? चलिए, तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आपको अगला प्रश्न समझाते हैं, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न भी बहुत ही प्यारा प्रश्न है, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है देखिए, अगला वाला प्रश्न आप देखिए, हो जाएगा आपसे कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही प्यारा प्रश्न है। एक यादृच्छिक प्रयोग से संबंधित दो घटनाएं ए व बी इस प्रकार हैं कि आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या दिया है? 0.35। बोलो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए या बी क्या गिवन है? 0.85। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी क्या है? ए और बी क्या है जी? 0.15। अपने को क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालना है, ठीक है ना। आपको यहां पे बताएं या का क्या मतलब होता है? यूनियन। और का क्या मतलब होता है? इंटरसेक्शन। बताओ, इन प्रोबेबिलिटी, इन सेट आप या यूनियन करके रिटर्न करते हो और को इंटरसेक्शन करके रिटर्न करते हो। ये बात मैंने आपको बेसिक पार्ट में ही बता दिया था, याद आया कि नहीं? या हमेशा कैसे यूनियन करके और हमेशा कैसे यहाँ पे इंटरसेक्शन, ठीक है। ये बात और है कि और है तो मल्टीप्लाई करना होता है ऑल केसेस के लिए ना, या का अगर सेंस बनता है तो ऐड करना पड़ता है ऑल केसेस के लिए, है ना। जैसे अगर हमारे पास 3 पैंट 2 शर्ट और 2 बेल्ट हैं, अब हमें ऑल सिचुएशन को जानना हुआ तो और है ना, हमारे पास 3 पैंट और 2 शर्ट और 2 बेल्ट और है तो मल्टीप्लाई कर देंगे,
ना। हमें क्लास में 10 स्टूडेंट हैं, 7 जो है बॉयज हैं और 7 गर्ल हैं। क्लास में एक बच्चे को हमें मॉनिटर बनाना हुआ तो हम क्या करेंगे, 7 बॉयज में से किसी को भी बना दें या 3 गर्ल्स में से किसी को बना दें, या कि नहीं 7 बॉयज में से या 3 गर्ल्स में से। तो अब यहाँ पे ऐड कर देंगे 7 + 3 10 स्थिति बनी हमारे पास, समझ गए। तो इससे करने से क्या होता है, हमें ऑल केसेस मालूम हो जाते हैं, हमें कितने वेज हो सकते थे हमको मॉनिटर बनाने की, वो ऑल वेज हमें मालूम हो जाती है। या आने पे प्लस करते हैं, क्यों, जिससे ऑल वेज हमें मालूम हो जाए ना। और आने पे मल्टीप्लाई करते हैं, क्यों, जिससे हमें ऑल स्थिति हमारे सामने आ जाए। और ऑल स्थिति में से कोई एक ही स्थिति होता है, लेकिन वो ऑल स्थिति आ जाएगी कि मोहन को भी बना सकते थे, सोहन को भी बना सकते थे, रोहन को भी बना सकते थे, टोहन को भी बना सकते थे क्लास का मॉनिटर। समझ गए बात को, बनाना एक को ही है, समझ गए बात को। या आने पे मैथमेटिकली कैसे लिखा जाएगा, और इसका मतलब प्लस होता है, हमेशा प्लस करने पे आई सिचुएशंस आ जाती हैं। चलो यहां पर अभी बहरहाल देखो सॉल्व स्टार्ट देखो, तो ये क्वेश्चन इज वेरी इजी। 0 पॉइंट क्या है 35, या का मतलब आप क्या जानते हैं, यूनियन, ठीक है। और अपने को देखो प्रोबेबिलिटी आप क्या गिवन है, ए इंटरसेक्शन बी, क्या गिवन है 0.15। अपने को प्रोबेबिलिटी आप क्या चाहिए ए, ठीक है। तो चाहे इसका फार्मूला लगा दो चाहे इसका लगा दो ना, आप क्या जानते हो, बी नो दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ना। अब यहाँ पे क्या रख दोगे 0.85, यहाँ पे ये तो अपने को चाहिए ही है ना। यहाँ पे 0.35, यहाँ पे 0.15। अब आपका कैलकुलेशन अच्छा है ही, 0.85 पहले सब्ट्रैक्ट कर लो, यहाँ पर 0 हो जाएगा, 3 में 1 2, ये हुआ कि नहीं, प्लस का साइन लिए क्योंकि ये बड़ा है ना। अब इधर लेके आ जाओ 0.85 माइनस 0.20, प्रोबेबिलिटी आप सब्ट्रैक्ट कर दो, प्रोबेबिलिटी आप की वैल्यू आ जाएगी, क्या आएगी बताओ, 0.65 योर आंसर। नेक्स्ट टाइम हो जाएगा, क्या समझे, या को मैथमेटिकली यूनियन करके और को इंटरसेक्शन, और इंटरसेक्शन का मतलब जान लो इनटू है, ये जान लो, और यूनियन। एक चीज और आपको मैं बता दूं लगे, हाँ, जैसे ये ए इंटरसेक्शन बी है, क्या है, ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी को सिंपली क्या लिखा जाता है, केवल ए बी आगे चल के लिखा जाएगा। ए इंटरसेक्शन बी को केवल आप ए बी भी लिख सकते हो, इस बात को याद रखो। सर ए बी लगा तो भी मतलब ए और बी में कॉमन हो, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ए और बी में कॉमन, और ए बी का भी मतलब ना। ऐसा लिखना पॉसिबल क्यों हुआ, क्योंकि देखो इंटरसेक्शन का मतलब देखो इनटू से होता है कि नहीं। अब अगर हम इनटू के सेंस में देखें तो ए बी ही बन जाएगा, बन जाएगा कि नहीं। तो हमेशा याद रखो प्रोबेबिलिटी, ये अगर ए इंटरसेक्शन बी है तो ए भी लिखा जा सकता है। अब अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है तो इसको हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी लिख देंगे। क्लियर है बात, याद रखिएगा, ये बेसिक पॉइंट्स हैं, हमें आगे इनकी आवश्यकता पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी। ओके चलो नोट डाउन। अब अगला देखो, अब अगला प्रश्न है हमारा, ये प्रश्न भी आपको क्लियर हो गया है ना। अब अगला प्रश्न समझते हैं। अगले प्रश्न में क्या है देखिएगा, ठीक है, ये अच्छा प्रश्न है। एक पासे को, ठीक है ना। अगला प्रश्न है बच्चों, देखिएगा आप लोग, एक पासे को ना, एक पासे को 2 बार फेंकने पर प्राप्त संख्याओं का योग 7 है। एक पासे को 2 बार फेंकने पर प्राप्त संख्याओं का योग 7 है।
कम से कम एक बार, कम से कम एक बार संख्या 2 प्राप्त होने की, कम से कम एक बार संख्या 2 प्राप्त होने की सप्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात करो। ठीक है, प्रतिबंधी जो है सप्रतिबंध। हाँ हाँ, प्रतिबंधी प्रायिकता सप्रतिबंध ना विचार सेम थी ना, प्रतिबंधी प्रायिकता ज्ञात करो या सप्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात करो, विचार सेम थी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ज्ञात करनी है। ठीक है, क्वेश्चन समझ पाए? हाँ, एक पासे को 2 बार फेंकने पर प्राप्त संख्याओं का योग 7 है, कम से कम एक बार संख्या 2 प्राप्त होने की सप्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात करो या प्रतिबंधी प्रायिकता ज्ञात करो ना। तो यहाँ पे मैं ये आप बताओ क्या गिवन दैट है और क्या फाइंड करना है, बताओ। क्वेश्चन से देख के देखो जान पाए कि नहीं आप? सर प्राप्त संख्याओं का योग जो सर से 4 3 आ जाएगा तो 7 हो जाएगा, 3 4 हो जाएगा 7। तो यहाँ पे मैं ये ऐसे नहीं, क्या गिवन दैट है क्या फाइंड करना है, कौन इवेंट जो है गिवन दैट में आएगा और कौन फाइंड वाले में आएगा? सर ये जो संख्याओं का योग है, संख्याओं का योग जो 7 है ये क्या है? सर ये गिवन दैट है। और जो कम से कम एक बार संख्या 2 प्राप्त हो कि सप्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात करो। तो यहाँ पे ये फाइंड करना है, कम से कम एक बार 2 प्रकट हुआ हो इस इवेंट, ये इवेंट जो है आपको फाइंड करना है और प्राप्त संख्याओं का योग 7 है, ये आपको गिवन दैट है। समझ गए? तो यहां से पहले आप 2 इवेंट जो है क्रिएट करोगे, लेट करोगे ना, ये जान गए। अगर ये जानने में कामयाब हो गए तो हर क्वेश्चन को लगाने में कामयाब हो जाओगे। एक पासा कितनी बार फेंका जा रहा है? 2। एक पासा कितनी बार? जितनी बार फेंका जाएगा उतना बॉक्स बनाओगे कि नहीं, बताओ। पहली बार फेंका गया होगा तो 1 से 6 में, 1 से 6 में से ही तो कोई एक अंक आया होगा। तो फर्स्ट वाले बॉक्स को फिल करने की 6 और दूसरी बार फेंका गया होगा तो भी 1 से 6 में से ही कोई एक अंक आया होगा। तो यहाँ पे भी दूसरे को भी ना, तो टोटल और का मतलब जान ही रहे हो, मल्टीप्लाई होता है। तो टोटल क्या हो गया बताओ? 36 हो गया कि नहीं? नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या हो गया? 36 आ गया। समझ में आया ये बात ना? वो 36 क्या क्या है आप जान रहे हैं, क्या क्या? 1 1 1 कामा 2 1 कामा 3 1 कामा 4 1 कामा 5 1 कामा 6, फिर 2 कामा 1 2 कामा, ऐसे 2 कामा 6 तक जाएगा, 3 कामा 1 से 3 कामा 6 तक, 4 कामा 1 से 4 कामा 6 तक, 5 कामा 1 से 5 कामा 6 तक ना, 6 कामा 1 से 6 कामा 6 तक। ठीक है, तो हमें गिवन दैट में क्या दिया है बताओ? गिवन दैट वाला पहचानो आप, गिवन दैट वाला आप पहचानो। गिवन दैट वाला क्या है? गिवन दैट वाला इवेंट क्या है? गिवन दैट वाली घटना क्या है? गिवन दैट में क्या मानेंगे बताओ? माना, हाँ, माना योग ना, सिंपल, माना योग 7 होने की या घटना ये है, ऐसे करके लिखेंगे ना। हाँ, और क्या? माना योग 7 होने की घटना क्या है? ए। तब बताओ ए, अब 7 कब कब प्राप्त हो सकता है? चलो बताओ, इन 36 में से 7 कब कब प्राप्त हुआ होगा? यस, टेल करो। 3 4 भाई 3 कामा 4 पे 7 हो गया होगा, 4 कामा 3 पे, और बताओ। 5 कामा 2, यस, 2 कामा 5 और 6 कामा 1, गुड 6 कामा 1 और 1 कामा 6 और बस, और कहां बनेगा? यही तो 6 स्थिति बनेगी ना। एक पासा अगर 2 बार फेंका जा रहा है तो प्राप्त संख्याओं का योग 7 होने की ये 6 स्थिति बनेगी ना। ठीक है, जो समझ में आ गया बात? फिर उसके बाद फाइंड वाले में क्या है? ये हेडिंग ऐसे दो, फाइंड वाले में कम से कम ना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? माना ना, यहाँ पे लिखा पुनः माना और यहाँ पे पुनः माना लिख देना, अगेन लेट। ठीक है, पुनः माने में क्या?
कम से कम एक बार संख्या 2, कम से कम एक बार संख्या 2 प्राप्त होने की बोलो घटना बी है। पुनः माना कम से कम एक बार संख्या 2 प्राप्त होने की घटना बी है। तब बताओ, तब भी क्या होगा? ठीक है, कम से कम का मतलब आपको बताया है। ठीक है, कम से कम का मतलब क्या होता है, ये चीज आपको ऑलरेडी बता रखा हूं कि नहीं? सुनो यहां पर देखो, कम से कम क्या? कम से कम, या इसको और क्या बोला जाता है? न्यूनतम। ठीक है, और अंग्रेजी में इसको क्या बोला जाता है? एट लीस्ट। क्या बोला जाता है? एट लीस्ट। कम से कम या न्यूनतम या एट लीस्ट का क्या मतलब है? ठीक है, जैसे कम से कम 2 बोला है, क्या बोला है? कम से कम 2 बोला है ना, कम से कम 2। जैसे मैं आपसे बोलूं कल क्लास तभी चलेगी, कल क्लास तभी चलेगी, कम से कम 2 बच्चे आए होंगे, या न्यूनतम 2 बच्चे आए होंगे, या एटलीस्ट 2 बच्चे आए हों, एटलीस्ट 2 स्टूडेंट आएंगे। तो इसका क्या मतलब है? अगर कल एक स्टूडेंट आ गया तो क्लास चलेगी नहीं। समझ रहे बात को? अब ये समझो, मैं ये थोड़ा सा और बड़ा एग्जांपल ले रहा हूं। कम से कम 5 विद्यार्थी या न्यूनतम 5 विद्यार्थी, एटलीस्ट 5 स्टूडेंट कल आएंगे तो ही क्लास चलेगी। तो अगर 4 आ जाएंगे चलेगी नहीं चलेगी। अगर 7 आ जाएगा चलेगी, 5 आ जाएगा चलेगी। कम से कम 5, कम से कम 5 आएंगे तो ही चलेगी। तो देखो, तो कम से कम 5, न्यूनतम 5, एटलीस्ट 5 का मतलब समझ गए? 5 से स्टार्ट होगा और एक एक बढ़ता जाएगा कि नहीं? बताओ। कम से कम, न्यूनतम और एटलीस्ट में जो नंबर आपको दिया रहेगा उससे स्टार्ट होगा, उससे स्टार्ट होगा, उसके बाद एक एक बढ़ता जाएगा। समझ गए? कम से कम केवल बोलने में कम लगता है और उसका मान बहुत अधिक होता है कि नहीं? शादी का कार्ड लोग बनाते हैं ना शहरों में, और उसमें लिखते हैं कम से कम 2 लोग जरूर आइएगा, एटलीस्ट 2 पर्सन ना इनवाइटेड बोलते हैं। अगर ये बोल दें तो क्या हुआ? मतलब 2 आइए या उससे अधिक आइए, पूरी फैमिली आ सकते हैं, पूरा गांव लेकर आ सकते हैं। ठीक है, इसीलिए कोई कम से कम नहीं बोलता है, क्या बोलता है? अधिक से अधिक, अधिक से अधिक। ये मतलब समझ गए ना? बताओ, अब अधिक से अधिक का क्या मतलब होता है? ये भी लगे हाथ समझ लो। अधिक से अधिक, इसको इन अदर वर्ड क्या बोला जाएगा? अधिकतम। क्या बोला जाएगा? अधिकतम। एट मोस्ट, अंग्रेजी में इसको क्या बोला जाता है? एट मोस्ट। ठीक है, एट मोस्ट। अधिक से अधिक या अधिकतम का मतलब यहां पर एट मोस्ट होगा। ठीक है, तो कम से कम कोई नहीं लिखा था शादी के कार्ड में ना, क्या लिखा था? एट मोस्ट 2 पर्सन आर इनवाइटेड इन माई मैरिज। तो इसका क्या मतलब है? एट मोस्ट 2, अधिकतम कितने? 2। मतलब 2 से ज्यादा 2 या 1 या ना हो ज्यादा। एक तरीके से मना ही किए रहते, लेकिन हम मुंह उठा के चले जाते हैं, पापी पेट का सवाल होता है। अधिकतम 2 का मतलब समझ गए? 2 1 0, समझ गए? 2 1 0 बोलो। जो चाहे अगर कम से कम हो चाहे अधिक से अधिक हो, तो जो बोला रहेगा वहीं से स्टार्ट करना है। और कम से कम का मतलब आप समझ गए? केवल बोलने में कम है, उसका मान एक एक बढ़ता जाता है।
और अधिक में केवल बोलने में अधिक लगता है, लेकिन उसका वहीं से घटना शुरू हो जाता है। समझ गए कि नहीं? बताओ। माँ बाप का आशीर्वाद आपके ऊपर पड़ा रहेगा, गुरु का, तो आप डे टू डे बढ़ते जाएंगे, लेकिन जहां घटना शुरू हुआ वहीं से आप जान लीजिए गिरना, आपका ग्राफ गिरना शुरू हो जाएगा। इसलिए माँ बाप और गुरुजनों का आशीर्वाद बनाए रखिए आप लोग अपने ऊपर। यहां तक आ गया है कि नहीं बताइए? तो कम से कम या न्यूनतम एटलीस्ट 5 का मतलब आप समझ गए, 5 6 7 8 एंड सो ऑन। और अधिक से अधिक या अधिकतम एटमोस्ट 5 का मतलब आप समझ रहे हैं, 5 4 3 ना। जैसे हमने कहा कल तभी क्लास चलेगी अगर अधिकतम 5 बच्चे आए रहेंगे। तो अगर 4 आ गए तो भी चलेगी, 2 आएंगे तो भी चलेगी, 1 आएगा तो भी चलेगा, 6 आएगा तो चलेगी नहीं चलेगी, क्योंकि हमने क्या बोला, अधिकतम 5 ना, अधिकतम 5 पे क्लास ना, उससे ज्यादा भी नहीं चलने वाली है ना। यहां तक आ गया कि नहीं समझ में? अब आइए इस क्वेश्चन को हम अपना कंप्लीट करते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि कम से कम एक बार संख्या 2, कम से कम एक बार संख्या 2। तो इसका मतलब एक पर कम से कम एक बार संख्या 2 का मतलब समझ रहे हैं आप? यहां पे समझिएगा, कम से कम तो एक, देखो इस लाइन का अगर आप मतलब समझिए तो इस क्वेश्चन को कर लेंगे। कम से कम एक बार संख्या 2 मतलब एक पर, समझ रहे हैं, एक पर 2 या दोनों पर 2, समझ गए? अरे भाई कितने प्लेसेस हैं आपके पास? 2 प्लेसेस हैं। क्या कह रहा है? कम से कम एक बार संख्या 2 मतलब 2 प्लेसेस हैं, एक पर 2, कोई एक प्लेस पर 2 या दोनों पर 2। बताओ, कोई एक प्लेस पर 2 या दोनों पर 2 ना। यहाँ पे बोला नहीं है कम से कम एक बार संख्या 2 हो, एक बार संख्या 2 हो। तो कोई एक पर 2, कोई एक पर, यहां पर 2, यहां पर, समझ गए? तो यहां पर 2। अब यहाँ पे मैं बी को अगर आपको लिखना चाहूं, बी को, तो यहां पर अगर 2 होगा तो 2 कामा 1, 2 कामा 2, समझ रहे हो? तो ऐसे 2 कामा 6 तक जाएगा कि नहीं बताओ? अरे यार अगर यहाँ पे 2 होगा तो 2 कामा 1, 2 कामा 2, 2 कामा, तो पूरा एक पर 2 तो यहां तक जाएगा कि नहीं? और दोनों पे 2 हो सकता है, इसलिए ये भी आ गया। और अगर इस पे ही 2 हो तब ना, ना केवल एक ही बनेगा। अरे 1 कामा 2 ना, 1 कामा 2 बनेगा नहीं, 1 कामा 2 बनेगा ना। अरे यार यही को पलटना पड़ेगा ना। 1 कामा 2 बनेगा ना, 2 कामा 2, तो ये तो हो ही गया, एक ही बार लिखना है। फिर 3 कामा बनेगा नहीं बताओ? ऐसे 3 कामा सॉरी 4 कामा 2, 4 कामा 2, फिर 5 कामा 2 और ये 6 कामा 2। बताओ ये बना कि नहीं? बी वाला ये आ जाएगा, नहीं समझ पाए? देखो बोला है, क्या बोला है, कम से कम एक बार संख्या क्या हो? 2। तो कम से कम एक बार संख्या 2, समझ गए ना? तो यहाँ पे जब भाई 2 होगा तो 2 कामा 1, 2 कामा 2, ये 6 स्थिति क्रिएट कर लेगा। फिर जब यहाँ पे 2 होगा तो 5 स्थिति क्रिएट करेगा। 1 कामा 2, 2 कामा 2 चूंकि इसी में आ चुका है, अब तो दोबारा लिया नहीं जाएगा। 3 कामा 2, 4 कामा 2, 5 कामा 2 और 6 कामा। क्लियर है बात? तो ये टोटल कितने हो गए बताओ? 11 हुए कि नहीं टोटल? समझ गए? आपको किसकी प्रायिकता बतानी है? ये इसी बी वाला बताना है, तो बी वाले को ऊपर रखेंगे, ए वाले को नीचे रखेंगे, है ना? तो पहले आप क्या करेंगे, इसमें और इसका क्या करेंगे? ए और बी का इंटरसेक्शन लेंगे ना। ए और बी का इंटरसेक्शन मतलब ए और बी में जो कॉमन है, ए और बी में क्या कॉमन है? ए और बी में कॉमन बताओ। 5 कामा 2, 2 कामा 5, ये दो ही कॉमन है। बताओ क्या है? 5 कामा 2 और 2 कामा 5। समझ में आया? अब मैं अगर आपको कहूं इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ,
ए इंटरसेक्शन बी की क्या बताओ, ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो क्या हो जाएगा बताओ, 2/36 हो जाएगा कि नहीं बताओ, 2 क्या हो जाएगा 36। आ रहा है यहाँ तक ना। अपने को ज्ञात क्या करना है बताओ, अपने को ज्ञात क्या करना है आप जान रहे हो, है ना। यहाँ पे थोड़ा सा हम इरेज कर रहे हैं, यहाँ स्पेस बना रहे हैं। अपने को क्या याद करना, बी ना, अपने को बी अपान क्या बताना है, ए बताना ही नहीं, तो इसका क्या मतलब है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए अपान क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बताना ही नहीं। इंटरसेक्शन क्या आया है, 2 क्या आया देखो 2/36, और ए की क्या बनेगी, अरे यार ए की प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या बनेगी, कितने हैं इसमें 6/36 ना, तो ए की प्रोबेबिलिटी क्या है बताओ, 6/36, 36 से 36, 2/6 ना, तो 1/3 देखो आ रहा है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपान ए, 1 क्या आएगा 3 आ रहा है। देखिए यहां तक आ गया कि नहीं समझ में ना। आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, क्या ये फार्मूले द्वारा आपने किया। अब आपको अगर ये श्योर होना होगा कि हमारा उत्तर सही है कि गलत ना, तो कैसे हम जो है श्योर होंगे ना, तो इसके लिए हम आपको बता रहे हैं। रुकिए देखो यहाँ पे ये वाला क्या है, ए वाला डन है और बी वाला प्रोसेस है। तो अभी तो हमने इस एक्सप्रेशन की, चूंकि ये वाला एक्सप्रेशन इस एक्सप्रेशन के इक्वल होता है, तो ऐसे करके हम इजीएस्ट वे में निकाल लिए। अब अगर हमें श्योर होना होगा कि ये प्रोबेबिलिटी एकदम राइट निकली है, तो हम कैसे श्योर हो सकते हैं, इसका क्या मतलब, ये डन और ये वाला प्रोसेस, तो डन कितना है देखो, डन ए डन है ना, तो डन में कितने हैं 6 हैं, तो नीचे 6 कर लो। और बी और ए में कितने कॉमन है, बी और ए में कितने कॉमन है 2/6, तो देखो 1/3 यहां से भी निकल गया कि नहीं। अरे यार ऐसे जब प्रोबेबिलिटी निकालोगे डायरेक्ट इससे, जब डायरेक्ट इससे निकालोगे तो ये डन हो चुका रहेगा और ये प्रोसेस में रहेगा। मतलब जब आप इसकी हेल्प से प्रोबेबिलिटी निकालते हो तो कैसे निकालते हो, इसको आप यस मान लेते हो, नीचे वाले को यस मान लेते हो और इन दोनों में कॉमन ऊपर ले लेते हो, आराम से निकल जाता है कि नहीं। अगर ऐसे भी निकल जाए और इस तरीके से भी वही आ रहा है, which means आपका आंसर इज करेक्ट, योर आंसर इज करेक्ट। बोलो क्लियर है बात, यहां तक आया समझ में।